साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देख रहे हैं यह मेघ आईएएस जो संस्था है इनके द्वारा एक 10 मॉक टेस्ट की सीरीज निकाली गई है। उसी में से जो मॉक टेस्ट नंबर 1 है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और यह इस प्लेटफॉर्म का टेस्ट नंबर 20 है, जिसके पार्ट 1 में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और टेस्ट नंबर 20 के पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो 75 क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र है, क्या है? तो इसको मापने के लिए कैलिपर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो कार्डियोग्राम है यह मनुष्य की हृदय गति को मापने वाला यंत्र है। और कैलोरीमीटर यह जो है यह ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र है। और इसके अतिरिक्त कंप्यूटेटर ये जो है ये विद्युत प्रवाह की दिशा को बदलने वाला उपकरण है, एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण होता है। आगे चलते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, देखना है कौन सा सही है। फैदम से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है, तो ये वाला कथन आपका गलत है, क्योंकि फैदम जो है गहराई मापने का यंत्र होता है या मात्रक होता है। गहराई को मापने का मात्रक होता है फैदम, यंत्र नहीं। जबकि विमानों की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा कथन, गोनियोमीटर से क्रिस्टल का कोण मापते हैं, ये सही है। इस प्रकार से कौन सा कथन सही है? केवल आपका बी वाला कथन सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कथन कांड का, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर क्या होता है? अधिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी जी की वैल्यू क्या होगी? अधिक होती है, वो विषुवत रेखा पर कम होती है। कारण, ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है। पृथ्वी यहाँ पर चपटी होती है, तो त्रिज्या कम होने की वजह से यहाँ पे जी की वैल्यू अधिक होगी और जो पिंड का भार हो वो अधिक होगा। तो कारण और कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी बर्तन में तैरती हुई बर्फ के पिघलने से पानी का तल बढ़ जाएगा? नहीं, उतना ही रहेगा जितना पहले था। दूसरा, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर पानी सिकुड़ता है। क्यों सिकुड़ता है? क्योंकि गर्म करने पर पानी का घनत्व बढ़ता है अतः यह सिकुड़ता है। तो दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला कथन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट का संकेत क्या बताता है? आंधी तूफान आने का। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, यह भी कथन सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ये बताना है। तो देखिए, इसमें यदि आप डी वाला ऑप्शन सीधे पढ़िए, ताप समान होने पर गैस में दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो ये सही नहीं है। ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना बढ़ेगी ना घटेगी, तो ये डी वाला आपका ऑप्शन गलत है, असत्य है। इसके अतिरिक्त ध्वनि की चाल माध्यम का ताप बढ़ने से बढ़ती है, ताप का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। और शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 322 मीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं आर्द्र वायु में शुष्क वायु की अपेक्षा ध्वनि की चाल अधिक होती है, तो यह भी सही है कि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की अपेक्षा ध्वनि की चाल अधिक होती है। वहीं माध्यम के वेग की दिशा में चाल जो है वो बढ़ जाती है, इसके विपरीत घट जाती है। आगे चलते हैं। 1 प्लैनेट समिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 कथन दिए होंगे, इन कथनों पर आपको पहले विचार करना। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है, तो जहाँ भी प्रश्न में केवल या एकमात्र ऐसा शब्द आता है तो ये मान के चलिए वो कथन 95% या 90% गलत ही होगा। तो दूसरा वाला कथन आपका गलत है, क्योंकि इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और फ्रांस के द्वारा किया जाता है, तो दूसरा वाला कथन सही गलत है, पहला वाला कथन सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 11 जनवरी 2021 को 1 प्लैनेट समिट का आयोजन किया गया था और इसकी थीम क्या थी? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। आगे बात कर लेते हैं। स्वदेशी मशीन पिस्टल आशमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने विकसित किया, बिल्कुल सही है। इस मशीन पिस्टल की फायरिंग रेंज 100 मीटर है, ये भी पूरी तरीके से सही है, इसलिए दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, 1 और 2। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, आगे बात कर लेते हैं। तितली सुपर हॉट स्पॉट
शिरुवानी किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। तो देखिए हाल ही में शिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाई जा रही है। बिल्कुल सही है। इसे 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया था स्किल इंडिया मिशन के रूप में। तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत को पहला स्थान दिया गया है। तो ये आपका कथन गलत है। दूसरा, ब्रेकआउट इकोनॉमीज में वे हैं जो बहुत तेजी से डिजिटल बन रहे हैं। दूसरा वाला कथन आपका सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो ये जो ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स है, इसे टफ्ट यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल ने मास्टर कार्ड का साझेदारी में तैयार किया है और यह इसका तीसरा संस्करण है। तो इसमें जो है भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में चौथा स्थान दिया गया है। कौन सा? पहला नहीं, चौथा स्थान दिया गया, जबकि चीन जो है वो पहले स्थान पर है। अगला है डच मेटल जो होता है ये निकिल तथा जस्ते से निर्मित मिश्र धातु होती है। ये गलत है, क्योंकि डच मेटल तांबा Cu कॉपर और जस्ते जिंक से निर्मित मिश्र धातु, जिसमें कॉपर जो होता है 80% और जिंक 20% होता है। इसका प्रयोग मशीनों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। तो पहला वाला कथन गलत है, दूसरा वाला कथन आपका सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर दर्द व बुखार उतारने में किया जाता है। बिल्कुल सही है। सल्फर ड्रग्स कुछ जीवाणुओं के प्रति अत्यंत प्रभावी होती हैं। तो यह भी सही है। तो दोनों ही सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अच्छे साबुन की विशेषता नहीं होती। देखिए अच्छे साबुन में इसमें नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, या अल्कोहल में विलेय होना चाहिए, और प्रयोग करते समय इसको चटकना नहीं चाहिए। ये तीनों ही अच्छे साबुन की विशेषताएं हैं, जबकि इसमें मुक्त क्षार उपस्थित रहना चाहिए, ये आपका इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि अच्छे साबुन में यह होता है कि इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं रहना चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। एक, अच्छे ईंधन की ऑक्टेन संख्या अधिक होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा, टेट्राइथल लेड जो होता है ये अपस्फोटन रोधी यौगिक होता है। ये भी सही है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए किसी ईंधन के अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जिस किसी ईंधन का ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है उसका अपस्फोटन उतना ही कम होता है। ठीक, तो अपस्फोटन कम होने का मतलब क्या है? वह उतना ही अच्छा ईंधन माना जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिए, ऑक्टेन संख्या ज़्यादा होती है और अपस्फोटन उतना ही कम होता है। आगे बात करते हैं, मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। पायरिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डाई इथाइल ईथर को पायरिन के नाम से जाना जाता है। तो ये कथन गलत है। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसको पायरिन के नाम से जाना जाता है और यह बिजली से लगी आग बुझाने का काम आता है। तो दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला कथन गलत है। तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है? पहला वाला सही नहीं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। धूप चश्मों के लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? तो क्रुक्स कांच का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? जो क्रुक्स कांच होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि फ्लिंट कांच का इस्तेमाल विद्युत बल्ब, कैमरा व दूरबीन के लेंस बनाने में होता है। पायरेक्स कांच का इस्तेमाल जो होता है प्रयोगशाला उपकरण व फार्मास्यूटिकल पात्र बनाने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन कार्बाइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कार्बोरेंडम कहा जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इसे कृत्रिम हीरा भी कहते हैं। ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नियोम परियोजना किस देश की महत्वाकांक्षी पहल है? यह सऊदी अरब की महत्वाकांक्षी परियोजना है। देखिए यहाँ पर एक कार्यक्रम लाया गया, यह योजना है फ्यूचर सिटी, जिसका नाम है द लाइन। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक फ्यूचर सिटी जिसका नाम रखा गया द लाइन का अनावरण किया अभी हाल ही में, जो कि सऊदी अरब की $500 बिलियन की नियोम परियोजना का हिस्सा है। इस नए शहर में किसी भी तरह का कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, साथ ही इस शहर में सड़कें और कारें भी नहीं होंगी। अगला है, सक्षम पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह देशव्यापी अभियान स्वच्छ ईंधन को अपनाने पर केंद्रित रहेगा। ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही हैं। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सुलावेशी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो सुलावेशी द्वीप जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए
इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप में आए एक शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 42 लोगों की मृत्यु हुई है, तो इस वजह से यह चर्चा में रहा है। यह द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है, विदेश में रहने के मामले में भारतीय दुनिया भर में चीन के बाद दूसरे पायदान पहुंच गए। नहीं, दुनिया भर में पहले पायदान पे भारत है, भारत के लोग हैं। दूसरा, भारत के सबसे ज़्यादा लोग संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। ये वाला कथन सही है। तो कौन सा सही है? तो दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला कथन सही नहीं है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में देश के बाहर रहने वाले लोगों की संख्या 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख है। भारत के सबसे ज़्यादा लोग संयुक्त अरब अमीरात यूएई में, दूसरे नंबर पे अमेरिका और तीसरे नंबर पे सऊदी अरब में रहते हैं। आगे चलते हैं। रक्षिता एम्बुलेंस के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया। बिल्कुल सही है। इसे 350 सीसी रॉयल एनफील्ड क्लासिक बाइक पर तैयार किया गया है। यह भी सही है। दोनों ही कथन आपके पूरी तरीके से सही हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा रत्नेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह मथुरा में स्थित नहीं, यह बनारस में स्थित है। दूसरा, यह मंदिर अपने अक्ष पर पीसा की मीनार से ज़्यादा झुका हुआ है। यह दूसरा वाला कथन आपका सही है, पहला वाला गलत है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह अपने अक्ष पर 5 डिग्री के कोण पर झुका है, जबकि पीसा की मीनार, इटली के पीसा की जो मीनार है वो 4 डिग्री पर झुकी हुई है। आगे बात कर लेते हैं। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल में। हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा सीनाबंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह जो है आपका इंडोनेशिया में, कहाँ पर है? इंडोनेशिया में स्थित है। देखिए, हाल ही में इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया में स्थित अन्य ज्वालामुखी, जिनमें मेरापी ज्वालामुखी जो कि जावा में है और सिनाबंग ज्वालामुखी जो कि सुमात्रा में है, ये भी शामिल है। यहाँ पर भी कुछ समय पूर्व विस्फोट हुआ था। इनोवेशन इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। बिल्कुल सही है। केरल इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। गलत है। कर्नाटक जो है इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। तो पहला वाला ही कथन यहाँ पर सही है, दूसरा सही नहीं है। देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र 2 पे है, तमिलनाडु तीसरे पे है, तेलंगाना चौथे पे है और केरला 5वें पे है। तो केरला पहले पे नहीं, 5वें पे, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला। इसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया है। सूचकांक में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार का स्थान सबसे नीचे रहा है। आगे बात कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा वार्ष्की क्या है? तो यह भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी रही है। देखिए, भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने हाल ही में भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर डिवीजन ने पहली बार 5 मालगाड़ियों को जोड़कर चलाया। 5 मालगाड़ियों को जोड़ने से मालगाड़ी की कुल लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर हो गई। इस ट्रेन का नाम वार्ष्की रखा गया है। वह प्रजाति जो किसी परितंत्र में अपनी संख्या एवं जीव भार में अल्पता के बावजूद व्यापक प्रभाव दर्शाती क्या कहलाती है? की स्टोन प्रजाति कहलाती है। आगे चलते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यह इकोटोन संदर्भित करता है दो परितंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को यह संदर्भित करता है। अगला है, 2 कथन दिए गए हैं कथन कारण वाले। कथन है, प्रवालों के मरने से समुद्री परितंत्र असंतुलित हो जाता है। बिल्कुल सही है। कारण, समुद्री परितंत्र में प्रवाल एक कीस्टोन प्रजाति होती है। ये भी आपका सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही और व्याख्या भी कर रहा है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह जीव जो मृत पौधों तथा जीवों से घोलित रूप से कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। दूसरा कथन, इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला वाला कथन आपका सही है। वह जीव जो अपने आहार हेतु अन्य जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। ये कथन गलत है। प्राणी संभोजी वे होते हैं वह जंतु जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। सभी बड़े जंतु इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हाथी, गाय, ऊंट इत्यादि। तो पहला वाला ही यहाँ सही है। कौन सा सही नहीं है? तो बी ऑप्शन, मतलब कथन 2 जो है वो सही नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। इको मार्क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण, वन और वन मंत्रालय ने 1999 में इसे प्रारंभ किया था। तो ये गलत है। 1999 में नहीं, 1991 में प्रारंभ किया था। इस योजना का लक्ष्य नागरिकों को पर्यावरण के लिए कम हानिकारक उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये सही है। तो कौन सा सही है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
111 नंबर क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली प्रजाति जो अन्य प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास में सहायक हो कहलाती है फाउंडेशन प्रजाति कहलाती है। क्या कहलाती है? फाउंडेशन प्रजाति कहलाती है। आगे चलते 112 नंबर क्वेश्चन को, सहोपकारिता में दोनों जीव लाभान्वित होते हैं। सहोपकारिता में दोनों जीव जो हैं वो लाभान्वित होते हैं। और सहभोजिता में एक जीव को लाभ तथा दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं होता। दोनों कथन सही हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए सहोपकारिता जिसमें दोनों जीव लाभान्वित होते हैं, इसका उदाहरण है लाइकेन, साइकस की, कोरेलाइट जड़ें, कवक मूल इत्यादि। जबकि सहभोजिता में एक जीव को लाभ होता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे आर्किड, कंठलताएं इत्यादि। अगला निम्नलिखित में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं तो नोस्टाक, एनाबीना, क्लास्ट्रीडियम, ये सभी के सभी हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपके एजोट्रोबैक्टर हैं, राइजोबियम है, आलोशायरा, ये भी जो है मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। जब पहला है, जब किसी पारिस्थितिक समुदाय का विकास ऐसे क्षेत्र में होता है जहां इससे पहले कोई अन्य पारिस्थितिकी समुदाय विद्यमान नहीं था तो उसे प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। बिल्कुल सही है, प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। दूसरा, जब किसी ऐसे क्षेत्र में पारिस्थितिकी समुदाय का विकास होता है जहां इससे पहले कोई पारिस्थितिक समुदाय विद्यमान था लेकिन बाद में वह नष्ट हो गया तो उसे द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। दोनों ही कथन सही हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुक्रमण की प्रक्रिया की अंतिम अवस्था कहलाती है, यह क्या कहलाती है? तो यह जो है स्थिरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थिरीकरण कहलाती है, स्टेबलाइजेशन। दलदल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, दलदल में उगने वाले पौधे हीलोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हीलोफाइट्स कहलाते हैं। जबकि स्क्लेरोफाइट्स क्या होते हैं? काष्ठीय झाड़ीदार पौधे जिसमें लकड़ी निकाली जा सकती है, वो स्क्लेरोफाइट कहलाते हैं। और सेमोफाइट्स क्या होते हैं? बालू में उगने वाले पौधे होते हैं। और लिथोफाइट्स जो होते हैं चट्टानों पर उगने वाले पौधे होते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक प्रदूषक अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं। बिल्कुल सही है। पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट एक प्राथमिक प्रदूषक है? नहीं, ये द्वितीयक प्रदूषक है। प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण में DDT प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। जबकि पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट आपका ओजोन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, अमोनिया, ये सभी जो हैं द्वितीयक प्रदूषक हैं। तो कौन सा सही नहीं है? तो दूसरा वाला कथन सही नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न में चलते हैं। जैविक ऑक्सीजन मांग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD के संदर्भ में यहाँ बात की। पहला यह ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। बिल्कुल सही है। जहाँ जैविक ऑक्सीजन मांग उच्च है वहाँ घुलित ऑक्सीजन निम्न होगी, यह भी सही है। दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रदूषकों से होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, कैडमियम प्रदूषण से इटाई रोग होता है। बिल्कुल सही। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से नवजात शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ये भी सही है। पारायुक्त जल मिनामाटा बीमारी होती है, ये भी सही है। पेयजल में सीसा की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, ये गलत है। सीसा युक्त जल से एनीमिया, सिरदर्द, मांसपेशियों की कमजोरी एवं मसूड़ों में नीलापन इत्यादि प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, तो आपका डी वाला सही नहीं है। जबकि फ्लोरोसिस की बात करें तो पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे दांत की हड्डियां कमजोर हो जाती है। जबकि आर्सेनिक युक्त जल के प्रयोग से ब्लैकफुट नामक चर्म रोग हो जाता है। जलीय परितंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो इसे जो है वर्ष 2013 में दो पूर्ववर्ती योजनाओं का विलय करके किया गया। कौन सी? एक पहला था राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम, इन दोनों का विलय किया गया। अगला है, बायोपाइल्स का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो बायोपाइल्स का प्रयोग जो है पेट्रोलियम से संदूषित सतह के उपचार में किया जाता है। तो बायोपाइल्स लैंड फार्मिंग एवं कंपोस्टिंग का मिश्रित रूप है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से संदूषित सतह के उपचार में किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, फाइटो रीमेडिएशन पौधों की जड़ों द्वारा जल के जैव उपचार की तकनीक है, ये कथन सही नहीं है। दूसरा, मृदा एवं जल में उपस्थित संदूषकों को पादपों की मदद से हटाना राइजो फिल्ट्रेशन कहलाता है, ये भी कथन गलत है। देखिए, फाइटो रीमेडिएशन क्या होता है? इसके तहत मृदा एवं जल में उपस्थित संदूषकों को पादपों की मदद से हटाया जाता है। जबकि राइजो फिल्ट्रेशन में क्या होता है? पौधों की जड़ों द्वारा जल के जैव उपचार की तकनीक होती है। तो यहाँ पर कौन सही नहीं है, कौन सा सही है? तो डी ऑप्शन कोई नहीं सही है, ना तो पहला ना तो दूसरा। आगे चलते हैं
123 नंबर क्वेश्चन को, पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इसमें देखिए, पहला है यह संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों के आसपास 1 किलोमीटर के भीतर स्थित क्षेत्र होता है। तो 1 किलोमीटर नहीं बल्कि ये 10 किलोमीटर होना चाहिए। तो पहला वाला कथन आपका गलत है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ESA अर्थात इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को अधिसूचित किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है। तो दोनों ही कथन सही है, दूसरा और तीसरा, पहला वाला गलत है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आयुष्मान के बारे में, तो इसका मुख्यालय ग्लाड, स्विट्जरलैंड के ग्लाड में स्थित है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। बिल्कुल सही है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, ये भी सही है। केवल सरकारी संगठन इसके सदस्य होते हैं, नहीं। जहां भी केवल शब्द लगा हो, ये मान के चलिए वो 90% गलत ही होगा। तो डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। अगला है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि 92 में नहीं बल्कि 1961 में होती है। 1961 में हुई थी और यह स्विट्जरलैंड में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी? तो यह 1921 में बनी थी। कब बनी थी? 1921 में। तो देखिए, आपका 1858 तक आगरा जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। उसके बाद 1858 से 1921 तक प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद थी और 1921 से लखनऊ जो है इसकी राजधानी है। उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा या राजकीय भाषा कब बनी? तो 1989 में बनी, जबकि 1947 में हिंदी जो है प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा बनी। उत्तर प्रदेश के नदियों के किनारे स्थित शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन सा कथन है? पहला, लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि एकमात्र शहर नहीं है। लखनऊ के अलावा जौनपुर, सुल्तानपुर शहर भी गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। दूसरा, मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर स्थित। दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है। तो कौन सा सही नहीं है? पहला वाला सही नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। देखिए, करेला झील लखनऊ में है, परंतु बखीरा झील जो है हरदोई में नहीं है। बखीरा झील आपका बस्ती या संत कबीर नगर में है और फुलहर झील जो है ये पीलीभीत में है। फुलहर झील आपका पीलीभीत में है। तो इसमें कौन सा सुमेलित है? तो पहला और तीसरा सुमेलित है। इस प्रकार से, एक सेकेंड, पहला और तीसरा सुमेलित है ना, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरैया उत्तर प्रदेश की एकमात्र गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। गलत है, क्योंकि अरैया और आंवला व दादरी गैस आधारित संयंत्र हैं। दूसरा, ऊंचाहार तप विद्युत परियोजना बरेली में स्थित नहीं है, यह रायबरेली में स्थित है। तो दोनों ही कथन सही नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। ये कथन गलत है, क्योंकि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार जो कि चंदौली में स्थित है। दूसरा, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ये वाला सही है। तो बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, पहला वाला कथन सही नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, पश्चिम बिहार और संबंधित जिला इसे सुमेलित करना है। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे है? उन्नाव में है। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में। पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार ये आपका गोंडा में है। इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पर आप सुमेलित करेंगे तो 1342 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। कर्मा एवं शीला नृत्य जो है खरवार जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बिल्कुल सही है। ये मिर्जापुर सोनभद्र की जो खरवार जाति है उनके द्वारा किया जाता है। दूसरा, छोलिया नृत्य जो है ये राजपूतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये विवाहोत्सव में किया जाता है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जेके मंदिर किस जिले में स्थित है? कानपुर में स्थित है। जबकि चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ में है। चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। पाताल मंदिर प्रयागराज में है। भृगु मुनि मंदिर ये महोबा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है। अगला है,
दो कथन, उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या के 20% से अधिक लोग निवास करते हैं, तो ये कथन गलत है, क्योंकि 20% नहीं 16.5% से अधिक लोग निवास करते हैं, मतलब इतने लोग निवास करते हैं। लेकिन क्षेत्रफल में यदि उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में देश के कुल क्षेत्रफल का 5% नहीं 7.33% इसका योगदान है, मतलब हिस्सा है। तो यहाँ पर देखें कोई भी कथन सही नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज है। दूसरे पे आपका मुरादाबाद आता है, तीसरे पे गाजियाबाद आता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। पहले पे गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पे महोबा है, तीसरे पे हमीरपुर है। आगे चलते हैं 140 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व तो जनघनत्व जो है देश के औसत जनघनत्व से अधिक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में 2001 से 2011 के दौरान जनघनत्व में 139 की वृद्धि हुई है, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए भारत का जो जनघनत्व है वो कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का जनघनत्व राष्ट्रीय जनघनत्व से अधिक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, बिल्कुल है। यह 5,50,270.78 करोड़ का है। यह पिछले बजट की तुलना में 37.410 हज़ार करोड़ अधिक है। वहीं यह राज्य का पहला पेपरलेस बजट है, बिल्कुल सही, ये भी कथन आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन। अगला है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर कितनी है, तो यह बेरोजगारी दर कितनी है, 5.7%, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि देश की औसत बेरोजगारी दर 5.8% के बराबर है, मतलब उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर देश की बेरोजगारी दर से कम है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संगठित सेक्टर में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही है। इस सेक्टर में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है विश्व बैंक के अनुसार जहाँ प्रति व्यक्ति सकल आय या सकल राष्ट्रीय आय $12,056 या उससे अधिक है तो उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाएगा। जैसे आपके अमेरिका है, ब्रिटेन है, स्विट्जरलैंड, जापान इत्यादि। वहीं दूसरा कथन, भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था नहीं, भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो इसलिए कथन 1A जो है सही हो जाएगा। अगला है आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मात्रात्मक वृद्धि है, सही है, इसे मापा नहीं जा सकता, ये गलत है, इसे मापा जा सकता है। अर्थात पहला वाला ही कथन जो है, इसमें पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो दूसरा वाला कथन जो है सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे समाज के भौतिक कल्याण में निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है आर्थिक विकास को, बिल्कुल सही है। यह आर्थिक समृद्धि से व्यापक अवधारणा है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पादन अनुपात कहते हैं या COR कहते हैं। तो पहला वाला कथन सही। दूसरा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ये जो COR होता है, COR पूंजी उत्पाद अनुपात, इसका अधिक होना लाभदायक होता है। पूंजी उत्पाद अनुपात क्या है कि उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद अनुपात कहा जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में COR का कम होना लाभदायक और प्रगतिशील होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक सेकेंड, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में COR का अधिक होना लाभदायक नहीं होता, ये गलत है। एक सेकेंड, COR का कम होना जो है ये लाभदायक होता है, मतलब प्रति इकाई उत्पादन पर लगने वाली यदि पूंजी की मात्रा कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर केवल पहला वाला ही कथन सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं, 148 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानव विकास सूचकांक के आयाम क्या है? 3 आयाम है, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो तीनों ही सही हैं, डी ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ये भी सही है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित होता है NNP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, या कह सकते हैं बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो GDP
प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 2 वीडियो के तहत 150 प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।